जीवन में आने वाली कठिनाई और असफलता यानी नाकामी हमें अपना धीरज खोने पर एक तरह से मजबूर करती है। कभी कभी हम अपना संयम खोकर गलत फैसले कर बैठते हैं और आगे चलकर हमारे लिए ये नुकसानदेह साबित हो जाते हैं। हम जीवन के लिए हमेशा कुछ न कुछ योजना के बारे में सोचते हैं और उसी के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, मगर जिंदगी हमारे सोच से कहीं परे है। हम सोचते कुछ है और हो कुछ जाता है। ऐसे समय में हम अपने सोचने समझने और अपने आप को स्थिर रखने की क्षमता खो बैठते हैं, साथ ही सही गलत का अंतर भी नहीं समझ पाते और इस बीच गलतियों का दौर शुरू होकर जिंदगी एक बेहद अजीबोगरीब मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां से वापस लौटना किसी चुनौती से कम नहीं होता। बिल्कुल, और इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपना संयम बनाकर रखें। जिंदगी के हर मोड़ पर इसका सही उपयोग करके हम गलत चीजों को सही करने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी से बात करते समय संयम रखें तो अपने शब्दों का सही चयन कर सकते हैं। खाने पर संयम हो तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा अपनी भावनाओं पर संयम हो तो सही फैसले निर्णय ले सकते हैं। इसी तरह जीवन में समय समय पर संयम रखना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना किसी वाहन को चलाते वक्त समय पर ब्रेक नहीं लगाया तो दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए हमें धीरज से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है और इस खूबसूरत जिंदगी में हंसते हुए हर चुनौती का सामना करना है। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए शुरुआत करते हैं संसद के बजट सत्र की महत्वपूर्ण सुर्खियों के साथ। धन्यवाद। प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर राज्यसभा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। वैक्सीनेशन, अर्थव्यवस्था, महंगाई नियंत्रण और रोजगार सृजन सहित कई बिंदुओं पर सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई और कहा कि कोरोना काल के बावजूद कई मोर्चों पर तेजी से विकास कर रहा है देश। स्टार्टअप यानी भारत का युवा एक पहचान बन गई है, एक सिनोनिमस हो गया है। आज हमारे देश के युवा स्टार्टअप के कारण स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में हिंदुस्तान को जगह दिला पाई है। कोरोना काल में जिन विशेष क्षेत्रों पर फोकस किया उस पर से मैं 2 की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एक एमएसएमई सेक्टर, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक क्षेत्र है। हमने शिक्षित किया, उसी प्रकार से खेतीबाड़ी क्षेत्र, उसमें भी कोई रुकावट ना आए उसको निश्चित किया। ज्यादा एमएसपी मिला और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम के तहत मिला। पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जमा हुआ और मैंने तो पंजाब के लोगों के कई वीडियो देखे, क्योंकि पंजाब में पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा गया। उन्होंने कहा था मेरा खेत तो उतना ही साइज है, हमारी मेहनत उतनी है, लेकिन खाते में इतना रुपया एक साथ आता है, ये पहली बार जिंदगी में। एमएसएमई सेक्टर ये उन सेक्टरों में था जिसको आत्मनिर्भर भारत पैकेज का सबसे अधिक लाभ मिला। अलग अलग मंत्रालयों ने जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की उससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिला। भारत अब लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है और एक्सपोर्ट में भी उसका योगदान बढ़ रहा है। पार्टियों में परिवारवाद पर प्रधानमंत्री का कड़ा प्रहार प्रधानमंत्री ने किया। कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने पार्टी को आपातकाल, सिखों के नरसंहार, जातिवाद, कश्मीरी पंडितों के पलायन जैसे मुद्दों के लिए जिम्मेदार ठहराया। पार्टी पर शहरी नक्सलियों ने शिकंजे में होने की भी आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया। दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा जारी है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की कमी का मुद्दा उठा। सरकार ने भरोसा जताया और कमी पूरी करने के लिए तेजी से काम हो रहा है, इस बात का आश्वासन दिया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम को संसद के दोनों सदनों से बधाई मिली है। वेस्टइंडीज में खेले गए टूर्नामेंट में इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार अंडर 19 विश्व विजेता बना है भारत।
और संसद की खबरों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं देश की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में वर्चुअल माध्यम से रैलियां संबोधित की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल के मतदाताओं को प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव अगले 25 साल की बुनियाद को मजबूत करेगा। दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे, इनके नेता यहां सैर सपाटे के लिए आते रहे, लेकिन तब इनको न उत्तराखंड की याद आई, न उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों की याद आई, न उत्तराखंड के टूरिज्म की याद आई, न ही इनको चार धाम की याद आई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ध्यास पंथे चालता पुस्तक का कल विमोचन किया और कहा कि महान क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फडके की पौराणिक कहानी भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ी 160 साल पुरानी विरासत का ऐतिहासिक लेख है ध्यास पंथे चालता। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट के दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष को जनजातीय समुदाय की समस्याओं से अवगत कराया। विकास के विभिन्न आयामों पर भी इस दौरान चर्चा हुई। Hyundai मोटर कंपनी के आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर कोरियाई विदेश मंत्री ने खेद जताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को उन्होंने फोन किया और सरकार ने कहा है कि साफ साफ कंपनी माफी मांगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक मुंबई में शुरू हो चुकी है। बैठक के नतीजों की घोषणा 10 फरवरी को होगी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति 2022-23 के आम बजट, मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं और तनावपूर्ण भू राजनीतिक हालात के बीच अगली मौद्रिक नीति तय करने के लिए विचार विमर्श कर रही है। 2008 में अहमदाबाद में सिलसिलेवार धमाकों के मामले में 49 लोग दोषी करार हुए, 28 बरी कर दिए गए हैं। धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी। अरुणाचल प्रदेश के कोमेंग सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आए सेना के 7 जवान शहीद हो गए। शहीदों की पार्थिव देह हिमस्खलन स्थल से निकाली गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर गहरा दुख जताया। राज्य के कोमेंग सेक्टर में ऊंचाई वाले इलाके में रविवार को यह हादसा हुआ था। और आइए अपना एक नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में डोर टू डोर कैंपेन करके बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों से संवाद करके बताया कि गांव गरीब तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। हस्तिनापुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद जताई। ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वादा खिलाफी और इतिहास बदलने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। समाजवादी वचन पत्र नाम से जारी इस संकल्प पत्र की टैगलाइन सत्य वचन अटूट वादा रखा गया है। घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी समेत कई वादे किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हर जिले में मॉडल स्कूल खोलने के अलावा 12वीं पास सभी छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने का वादा भी किया गया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। पार्टी ने बलिया, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, चंदौली, मऊ और महाराजगंज जिलों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीठ ने आजम खान को संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने और जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध करने की इजाजत दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के
गंगोली हाट में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत बाकी पार्टियां घर का साथ, खुद का विकास, सब पर अविश्वास और अकेला प्रयास के सहारे चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता का पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास बरकरार है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड के लोगों से एक मौका देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उत्तराखंड की अनदेखी की है। ऐसे में प्रदेश के विकास के लिए लोगों को उनकी पार्टी को एक मौका देना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 फरवरी को गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन करेंगे। गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने से पहले राहुल गांधी यहां प्रचार करेंगे। मणिपुर के सूचना मंत्री थोंगम बिस्वजीत सिंह ने थोंगजू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मणिपुर विधानसभा में चुनाव होने हैं। राज्यों से अब बात करेंगे। और राज्यों की तमाम और बड़ी खबरों में राजस्थान से खबर है, जहां विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। सदन में कामकाज पर फैसला करने के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। तमिलनाडु विधानसभा ने नीट विरोधी विधेयक फिर से पारित कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधेयक पारित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया। बीजेपी ने इसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिल्ली में अंतरराज्यीय नदी जल विवादों पर एक बैठक की। बैठक में राज्य के मंत्री, अधिकारी और वकील शामिल हुए। मेघालय के सभी 5 कांग्रेस विधायकों ने राज्य में मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल होने का फैसला किया है। विधायकों ने इस बारे में राज्यपाल को पत्र लिखा है, जिसमें पार्टी बदलने के फैसले से अवगत कराया गया है। त्रिपुरा के पूर्व मंत्री सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोनों नेताओं ने सोमवार को ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही बीजेपी भी छोड़ दी थी। दोनों नेताओं ने कहा है कि कई बीजेपी विधायक कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि देश भावनाओं और जुनून से नहीं, कानून और संविधान से चलेगा। वहीं विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में अगले 3 दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन के प्रसारण पर रोक लगाने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण वो ऐसी कोई राहत नहीं दे सकती। लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी प्रवीण कुमार सोपती का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। आप 74 वर्ष के थे। तो तमाम खबरों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों पर। यूक्रेन और रूस संकट के समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर कोशिशें लगातार जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के तहत एक तरफ जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वार्ता के लिए रूस में हैं, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर शोल्ज वाशिंगटन में हैं। यूक्रेन सीमा पर जारी तनाव कम करने के लिए मॉस्को पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर क्षेत्रीय तनाव में कमी को जरूरी बताया। उन्होंने तनाव घटाने की कार्रवाई तुरंत करने की बात कही। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। राष्ट्रपति जो बाइडेन और शोल्ज ने यूक्रेन के संकट से निपटने के प्रयासों के तहत व्हाइट हाउस में बातचीत की। अमेरिका ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अहम गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बाधित कर दिया जाएगा। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि केवल अमेरिका और उसके सहयोगी ही हमले की बातें कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस के सैन्य खतरे के बीच आवश्यक राजनयिकों को छोड़कर दूसरे अमेरिकियों के लिए यूक्रेन छोड़ देना समझदारी होगा। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में कार्यरत अपने गैर जरूरी कर्मियों को वहां से लौटने के लिए अनुमति दे दी है और राजनयिकों के परिवार के सभी सदस्यों से भी वहां से लौट आने की अपील की है। 2015 के परमाणु समझौते को फिर लागू करने के लिए ईरान और विश्व शक्तियों के बीच बातचीत
फिर शुरू हो गई है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन अभी भी ईरान के साथ समझौते के पक्षकार हैं। वो इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकेत दिया है कि वो समझौते में फिर से शामिल होना चाहते हैं। 2018 में अमेरिका को तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से बाहर कर दिया था और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। चीन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दक्षिणी शहर बैस में परिवहन स्थगित कर दिया है और लोगों को घर पर ही रहने का आदेश दिया है। साथ ही कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं, यानी कि स्कूल भी बंद हैं। गैर सरकारी गैर जरूरी कारोबार को बंद कर दिया गया है और लोगों की बड़े पैमाने पर कोविड-19 जांच करने का आदेश दिया है। रेस्टोरेंट को भी केवल भोजन खरीद कर ले जाने वाले ग्राहकों के लिए खोलने को कहा है। वहीं कोरोना संकट से निपटने के लिए कनाडा की सरकार ने अमेरिका कनाडा सीमा पर सभी ट्रक चालकों के लिए कोरोना टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद से ट्रक चालक जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कनाडा की राजधानी ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने वहां रहने वाले या देश की यात्रा करने की योजना बनाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए मंगलवार को एक एडवाइजरी भी जारी की। उच्चायोग ने भारतीयों से उन क्षेत्रों में जाने से बचने के लिए कहा है जहां प्रदर्शन हो रहे हैं। उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों से कर्फ्यू सहित स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा है। भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए उच्चायोग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब एक नजर डालेंगे आज की बड़ी गतिविधियों पर। आज की गतिविधियों की बात करें तो आम बजट 2022-23 पर लोकसभा में चर्चा तीसरे दिन भी आज जारी रहेगी। अर्थव्यवस्था को लेकर सांसद विचार रखेंगे और सुझाव भी रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 फरवरी को इस चर्चा का जवाब देंगी। आम बजट 2022-23 पर राज्यसभा में आगे की चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने चर्चा की शुरुआत की थी। उच्च सदन में वित्त मंत्री 11 फरवरी को इस चर्चा का जवाब देंगी। संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे शिक्षा, महिला, बाल विकास, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स और ललित कला शिक्षा में सुधार को लेकर सिफारिशें की जाएंगी। साथ ही सभी सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के विवरण भी लोकसभा में पेश होंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के लिए वर्चुअल रैली करेंगे। ये पटियाला और अमृतसर के लिए होगी। आज लोकसभा की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति की बैठक भी होगी। साथ ही वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक भी संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। और यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं प्रकृति की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर। संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 9 बजे संसद टीवी पर।
We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mithal, on Healthy India, only on Sansad TV. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 9 फरवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 9 फरवरी वर्ष 1943 में ग्वालडल कैनाल का युद्ध जापान की हार के साथ खत्म हुआ। इसे इतिहास में ग्वालडल कैनाल अभियान के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालडल कैनाल सोलोमन द्वीप पर स्थित है। इस अभियान की शुरुआत अगस्त 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब जापान के खिलाफ मित्र राष्ट्रों ने मोर्चा खोला था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय में नौसेना की बड़ी भूमिका रही और इस लड़ाई की समाप्ति के साथ ही सोलोमन द्वीप से जापान का आधिपत्य खत्म हो गया था। 9 फरवरी वर्ष 2008 को डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे का निधन हुआ। इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध और सम्मानित समाजसेवी थे। दुनिया इन्हें बाबा आमटे के नाम से जानती है। बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के लिए अनेक आश्रमों और समुदायों की स्थापना की। इन्हें कुष्ठ रोगियों का मसीहा कहा जाता था। बाबा आमटे द्वारा किए गए जनहित सेवा कार्यों के चलते भारत सरकार ने इन्हें साल 1971 में पद्मश्री और 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बाबा आमटे को मानवाधिकार के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 1988 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मान से भी नवाजा गया। और इतिहास के बाद आइए अपना नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 8:30 बजे आप देख सकते हैं कमेटी रिपोर्ट और 9 बजे देखिए हमारा खास बुलेटिन संसद की कार्रवाई से जुड़ा हुआ संसद में आज। सुबह 10 बजे संसद टीवी पर आप जरूर देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण और दोपहर 3 बजे सांसद संवाद। दोपहर 3:30 बजे आप देख सकते हैं आपके सांसद, जिसमें आज बात होगी सांसद महेश शर्मा से। शाम 4 बजे से संसद टीवी पर आप देख सकते हैं लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण और रात 9:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे देखिए संसद में दिन भर की कार्रवाई पर हमारा इंग्लिश बुलेटिन हाउस हाइलाइट्स और 10:30 बजे आप देख सकते हैं हिंदी में बुलेटिन सदन दिन भर। रात 11 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं लोकसभा के प्रश्नकाल से जुड़ा हुआ हमारा खास शो क्वेश्चन आवर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के दर्शन किए और हैदराबाद के बाहरी इलाके मुंचिनतल में आयोजित रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने रामानुजाचार्य के जीवन पर लगी फोटो प्रदर्शनी का दौरा किया और एक 3D लेजर शो भी देखा। जाते जाते आपको दिखाते हैं 3D लेजर शो की झलक। हमें दीजिए इजाजत, कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।